सभी बच्चों का मैथ की क्लास में फिर से स्वागत है। कल हमने अवकलज के फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं समाकलन के बारे में। समाकलन, इंटीग्रेशन। जो समाकलन होता है वो अवकलन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इस वजह से इसको प्रति अवकलज भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो जो कल हमने फॉर्मूले देखे थे, अवकलन के फॉर्मूले थे, और उन अवकलन के फॉर्मूलों का ऑपोजिट ही समाकलन के फॉर्मूले थे, उनको एक बार फिर से नजर डाल रखे हैं। उस पर हमारे पास पहला फॉर्मूले की बात करें तो x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो n x की घात n प्लस का 1 बटे n प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट होता है। फिर दूसरे फॉर्मूले की बात करें, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x होता है, ठीक है। तीसरे फॉर्मूले की बात करें, a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो ax बटे में log e a प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। नंबर 4 की बात करें, कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होगा वो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। नंबर 5 की बात करें तो जैसे साइन x है, साइन x का इंटीग्रेशन की बात करें तो जैसे यहाँ पर मैं कह दूं कि हमें पता है कि साइन x का जो डेरिवेटिव होता है, साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो कोस x होता है। साइन x का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसका कोस x होता है। तो जब हम कोस x का इंटीग्रेशन करेंगे, जब कोस x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस x का इंटीग्रेशन साइन x हो जाएगा। इसी प्रकार हम जानते हैं कि कोस x का जो इंटीग्रेशन करते हैं, कोस x का इंटीग्रेशन माइनस का साइन x होता है, सॉरी कोस x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x होता है। तो जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, साइन x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कोस x हो जाएगा, इधर का जो माइनस है इधर आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे के फॉर्मूलों की बात करें तो आगे के फॉर्मूलों को भी आपको ऐसे ही याद रखना होता है कि जब साइन हमारे पास हम डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव कौन था, जो डेरिवेटिव था उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब जैसे हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव किसका था, टेन एक्स का था, तो इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा। जैसे कोसेक स्क्वायर एक्स जो डेरिवेटिव था किसका था, कोट एक्स का माइनस के रूप में था, तो इस माइनस को आप यहाँ लगा दोगे, ये इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोट एक्स हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट सभी में ऐड कर ही देना आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं सेक एक्स टेन एक्स। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सेक एक्स टेन एक्स डेरिवेटिव किसका था, सेक एक्स का डेरिवेटिव था, तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। इसी प्रकार से कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये किसका डेरिवेटिव था, ये कोसेक एक्स का डेरिवेटिव था माइनस के रूप में, तो माइनस तो यहाँ लगा ही देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन माइनस का कोसेक एक्स मिल जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन के इंटीग्रेशन हो गए। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शनों के इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। तो इनवर्स फंक्शन वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे फर्स्ट फंक्शन की बात करें 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर ऑफ अंडर रूट, ये जो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर नेगेटिव लगाया तो कोस इनवर्स एक्स का हो जाएगा। इसी प्रकार 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हमने नेगेटिव लगाया तो ये कोट इनवर्स एक्स का हो जाएगा। अच्छा शायद बच्चों यहाँ पर हमने कल अंडर रूट लगा दिया था टेन इनवर्स वाले फंक्शन में, शायद मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया हो तो ध्यान रखना है आपका कि यहाँ पर टेन इनवर्स और कोट इनवर्स में अंडर रूट नहीं आता है। शायद लगा ही दिया था क्योंकि मैंने यहाँ पर सिंबल का में डिफरेंट बताया था। आपको ध्यान रखना है कि टेन इनवर्स में अंडर रूट नहीं आता। अंडर रूट जो आता है साइन इनवर्स में, कोस इनवर्स में, सेक इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में आता है, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स में नहीं आता। चलो आप इसको ठीक कर लेना। फिर आगे बात करें तो सेक इनवर्स 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 था, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स मिल जाएगा। यहाँ नेगेटिव होगा तो कोसेक इनवर्स एक्स मिल जाएगा, प्लस का कांस्टेंट आपको ऐड कर ही देना। कांस्टेंट ऐड करने का रीजन मैंने बता ही दिया था आपको कि हम कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं। इसके अलावा अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो मापांक x बटे x है, अगर इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन मापांक x प्लस का, ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। अब इन इंटीग्रेशन में का हम जैसे जनरल जो प्रॉब्लम है उनका इंटीग्रेशन करते हैं। अब जनरल प्रॉब्लम में सबसे पहले हम बीजगणितीय फलनों की बात कर लेते हैं। जैसे 3x की घात 4 है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x की घात 4 का ही आपको समाकलन करना होता है।
x की घात 4 का अगर आप समाकलन करते हो तो इसमें समाकलन करने का नियम x की घात n वाला नियम लग जाएगा। x की घात 1 प्लस कर देना 5, और जो नई पावर बनी है उसका आप डिवाइड कर दो, प्लस कांस्टेंट लगा दो, तो वैल्यू हो गई 3x की घात 5/5 प्लस का कांस्टेंट। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सिंगल फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सिंगल फंक्शन का इंटीग्रेशन, सिंगल फंक्शन में जो x होता है उसमें कुछ चेंजेबल है तो उस वाले चेंजेबल का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पावर में जो चेंजेबल है उस पावर का चेंजेबल का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग विधियां यूज करके उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे हम कुछ प्रतिस्थापनों द्वारा हम उसका समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके वेरिएबल में चेंजेबल की। तो वेरिएबल में जैसे sin 3x हो गया यार, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर जो चेंजेबल है उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है। जैसे आपको पता है sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का होता है माइनस का कोस। जो वेरिएबल है उसको आपको ऐसे कैसे लेना होता है। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी यहाँ पर वेरिएबल में चेंज है उस वेरिएबल में चेंज वाली वैल्यू का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करके भाग दे देना, अर्थात 3x का डेरिवेटिव कर देना। तो 3x का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो 3x का डेरिवेटिव 3 हो गया, तो उस 3 का आपको भाग दे देना, प्लस कांस्टेंट लगा देना। जैसे एक और बात कर लेते हैं, cos 4x। तो cos 4x का अगर हमें इंटीग्रेशन करना तो cos 4x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का हो गया साइन, 4x की जगह 4x लिख दिया। अब 4x का आपको डेरिवेटिव करना है तो 4x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो 4x का डेरिवेटिव 4 हो गया, तो उसका हम भाग दे देंगे, कांस्टेंट हम लगा देंगे। तो हमारे पास जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में कोई गुणांक आ जाता है तो उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन में हम उस वेरिएबल के डेरिवेटिव का हम यहाँ भाग दे देते हैं। अब इसमें अगर हमारे पास यहाँ स्क्वायर के रूप में या फिर कोई पावर आ जाए तो उस पावर का इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास क्या है कि या तो हम कोई प्रतिस्थापन यूज कर लेते हैं उसकी जगह, या फिर कोई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला मानक सूत्र लग रहा है तो उसका यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कोस स्क्वायर एक्स की बात कर लेते हैं, तो कोस स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स का कोस एक्स का तो हम जानते थे लेकिन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको याद होगा कोस 2x के 3-4 फॉर्मूले हैं। तो कोस 2x में एक फॉर्मूला ये भी आता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो यहाँ से आपको कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाउंड करनी है, तो एक को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो 1 प्लस का कोस 2x हो जाएगा, 1 नेगेटिव था तो इधर पॉजिटिव हो गया, और 2 यहाँ आकर के बटे में चल जाएगा, तो ये आ गया आपका कोस स्क्वायर एक्स। तो मैं कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कोस 2x कोस एक्स बटे 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कोस स्क्वायर एक्स की जगह मैं प्रमोट कर दूंगा 1 प्लस कोस एक्स बटे में 2, बटे ये 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हो, 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास x हो गया, और कोस एक्स का भी हम इंटीग्रेशन जानते हो, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, प्लस का आप कॉन्स्टेंट लगा दोगे तो इस प्रकार से ये हमारे पास इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना बच्चों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोस 2x का फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, यहाँ कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने निकाली तो यहाँ पर 1 प्लस का कोस 2x हो जाएगा, 1 प्लस का कोस 2x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का तो x हो गया, और कोस 2x का आप करोगे तो साइन 2x हो गया, और फिर हम 2x का डेरिवेटिव का और भाग दे देते हैं तो बटे में 2 और लग जाएगा। आप चाहो तो इस 2 को कॉमन ले लोगे तो ये हो गया 1/4, 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 2 गुणा में आ जाएंगे, 2x प्लस का साइन 2x प्लस का कांस्टेंट होगा। तो इस प्रकार से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो, यहाँ पर जो चेंजेबल है उस चेंजेबल का आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करके भाग दे दोगे, इसका जो भी समाकलन आ रहा है उसके अंदर, और यहाँ जो पावर आ रही है उस पावर के लिए आपको क्या करना पड़ना है, आपको मानक फॉर्मूलों का यूज करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है, तो साइन स्क्वायर एक्स में आप क्या करते हो 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स करते हो इसमें। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स में आप क्या करोगे कि यहाँ जो कोस स्क्वायर एक्स है या फिर साइन स्क्वायर एक्स का कोस 2x के रूप में ये भी आता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला निकाल सकते हो। इसके अलावा जैसे साइन क्यूब एक्स आ गया तो साइन क्यूब एक्स साइन 3x में आता है, कोस क्यूब आ गया कोस क्यूब एक्स कोस 3x वाले फॉर्मूले के अंदर आता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो फंक्शन थे जूनियर क्लास में आपने जो पढ़े थे उन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग इनको मानक फॉर्मूले में कन्वर्ट करके समाकलन योग्य बना करके इसका समाकलन कर सकते हैं। तो इसका और अध्ययन करेंगे काफी डीपली हो जाएगा।
समाकलन थोड़ा सा ये होता है, समाकलन में अलग अलग विधियां होती है और नियम काफी हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा हल्का सा टफ हो जाता है अवकलन के बजाय समाकलन। अवकलन में फिक्स एक दो मेथड है, वही चलते रहते हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो इस टाइप को आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि समाकलन नॉर्मल फंक्शनों का कैसे करना है। और एक और समाकलन बता देता हूँ, एक टाइप और बता देता हूँ, और वो है हमारे पास दो या दो से अधिक फंक्शन जब गुणा में आ जाए तो उनका समाकलन कैसे करना। जैसे मैंने बताया आपको समाकलन की बहुत सारी विधियां हैं, तो उन विधियों की बात करें तो हमारे पास जैसे पहली विधि जो होती है ना, वो होती है मानक सूत्रों में कन्वर्ट करके। मानक सूत्रों में जैसे यहाँ पर हमने cos स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट किया मानक फॉर्मूले में, इस टाइप से मानक सूत्रों को फॉर्मूलों का यूज करके उसे समाकलन योग्य बनाते हैं और फिर उसका समाकलन करते हैं। नंबर 2 की बात करें तो प्रतिस्थापन द्वारा। प्रतिस्थापन विधि के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जैसे कोस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ गया है यहाँ पर, जिसका इंटीग्रेशन करना, कोस एक्स का हम जानते हैं यहाँ ये वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको एक नया वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आपका कोस टी बन जाता है। इसका टी के सापेक्ष समाकलन कर लेते हैं, ये जो वैल्यू होती है इसको हम डेरिवेटिव करके इसके साथ और लगा देते हैं, तो ये हमारा एक नियम के अकॉर्डिंग होता है, उस नियम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं अर्थात प्रतिस्थापन। तीसरा जो आता है हमारे पास आंशिक भिन्नों में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आंशिक भिन्नों में अलग अलग वियोजित करके तोड़ करके कर लेते हैं। नंबर 4 पर आता है हमारे पास खंडस समाकलन। तो हमारे पास जो खंडस समाकलन है इसका यूज आप कर सकते हो, ये थोड़ा सा इजी रहेगा समझने के लिए। ये अलग अलग चीजों में अलग अलग टाइप से इनका समाकलन होता रहता है। तो इसमें तो क्या करना पड़ेगा बायोलॉजी वाले बच्चों को, या तो आपको ज्यादा क्लास लेनी पड़ेगी या फिर आपको जब टीचर आपको पढ़ाएंगे उस समय पर ध्यान रख लेना, जब डीपली इंटीग्रेशन आ जाता है तब। बाकी नॉर्मल इंटीग्रेशन मैंने बता ही दिया, इसके अलावा गुणा वाला इंटीग्रेशन भी मैं बता देता हूँ कि जो खंडस समाकलन के माध्यम से दो या दो से अधिक फल गुणनफल के रूप में हो तो इसका समाकलन भी आप कर सकते हो, तो उसको भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ हम बात करेंगे, अगर आपके पास हम बात कर लेते हैं दो फंक्शन है यहाँ पर, और दो फंक्शन की बात करें तो दो फंक्शन ले लेते हैं हम, एक एक्स है और एक साइन एक्स फंक्शन है आपका, इसका आपका इंटीग्रेशन करना है। डेरिवेटिव में तो हम गुणा नियम से पहले का डेरिवेटिव दूसरे को छोड़ दिया और दूसरे का डेरिवेटिव पहले को छोड़ दिया, प्लस लगा कर लेते थे, तो भाग में भी नियम लग जाता था, लेकिन समाकलन में ऐसे कोई नियम नहीं है। तो यहाँ पर हम जब इंटीग्रेशन करें, समाकलन करें इनका, तो समाकलन करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, शॉर्ट में आइलेट। जो आइलेट है इसको आपने पहले भी सुन लिया होगा, आइलेट का आपको ध्यान रखना है। आइलेट के मतलब क्या है, इसका मतलब तो हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स वाले जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ये फंक्शन आ जाता है। इसका मतलब हो गया लॉगरिथम वाले फंक्शन, लॉग एक्स। इसका मतलब हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस का, है ना, इस प्रकार से। इसका मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कोस एक्स। इसका मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स जिसकी घात चर हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट को ध्यान रखना है, आइलेट में आप फंक्शन को देखोगे, जो पहले फंक्शन आ रहा है उसको पहला कह दो, जैसे यहाँ पर एक्स, अब यहाँ पर आप देखोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला साइन इनवर्स कोस इनवर्स नहीं आ रहा है, फिर आप देखोगे लॉगरिथम वाला भी नहीं आ रहा, फिर एल्जेब्रिक आ गया, तो एल्जेब्रिक पहले मिल गया तो फर्स्ट फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आया, इसको हमने सेकंड फंक्शन नाम दे दिया। तो आप इनका जो क्रम डिसाइड करोगे, इनको नंबरिंग करोगे, इनको पहला और दूसरा तीसरा जो भी फंक्शन आप मानने वाले हो वो आइलेट के नियम अकॉर्डिंग मानोगे, ठीक है। फिर आइलेट के नियम अकॉर्डिंग मान करके आपको इनका जो इंटीग्रेशन करना होता है, गुणन वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है, जैसे मैं यहाँ पर दो फंक्शन की बात कर लेता हूँ, एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन हमारे पास जी एक्स है। इन दोनों फंक्शनों का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले आइलेट के हिसाब से इनको नंबरिंग कर देंगे कि मान लेते हैं जैसे ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को तो आपको छोड़ना होता है और सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना होता है। माइनस लगा करके हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन जो है जिसको हमने छोड़ा था उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, और फिर गुणा में जो सेकंड फंक्शन था जिसका हमने समाकलन किया था उसका यहाँ पर भी हम समाकलन करेंगे, और समाकलन करने के बाद में ये जो गुणा वाली राशि रहेगी, इन दोनों के आने वाला गुणन मान है उसका भी हम समाकलन कर देंगे। तो ये हमारे पास गुणा वाला समाकलन रहेगा। इसे हम फर्स्ट सेकंड मान करके यूं कह सकते हैं, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का समाकलन करो, माइनस लगा करके फर्स्ट का अवकलन करना है, इनटू सेकंड का आपको समाकलन करना है, इन दोनों के गुणनफल का भी आपको समाकलन करना है। इस नियम से आप गुणन वाले, इसे हम
मतलब गुणन वाले फंक्शनों का इंटीग्रेशन करने वाले मेथड को इसे हम खंडस विधि के नाम से जानते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो, इसको ध्यान नोट कर ले। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इस वाले फंक्शन का, गुणन वाले फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो चलो देखें, यहाँ हमने फर्स्ट सेकंड आइलेट के नियम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर दिया, एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। और आपको पता है आइलेट के अंदर हमारे पास पहले ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्रिक पहले आया, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले को छोड़ देना, दूसरे का आपको इंटीग्रेशन कर देना, फिर माइनस लगाना। अब की बार आपको क्या करना है कि पहले का डेरिवेटिव करोगे और साथ में दूसरे का आपको इंटीग्रेशन करना, और फिर इन दोनों के गुणनफल का भी आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना। तो एक लेते हैं। अब हम 12th विषय के सेकंड वाले चैप्टर पर चलते हैं, प्रतिलोमवर्तीय फलन के। पहला वाला जो चैप्टर है वो ज्यादा थ्योरेटिकल होने की वजह से उसको मैं अभी पढ़ा नहीं रहा। उसमें एक दो बच्चों ने कहा था कि सर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट मत करना, तो वो ज्यादा थ्योरेटिकल भी है, उसको थोड़ा सा डीपली भी स्टडी करवाना होता है। तो हम बात कर लेते हैं। हालांकि हमारे पास इजी टॉपिक में जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी आता है, उनके अनुप्रयोग भी आता है। तो थोड़ा सा हम सेकंड वाले चैप्टर से बात कर लेते हैं। सेकंड वाला चैप्टर इनवर्स फंक्शन जो है उसको में आप ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फॉर्मूले पढ़ चुके हैं उन फॉर्मूलों का यूज होगा इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि इसमें भी आपको थोड़ा सा थ्योरी जरूर मिलेगा, आपको फॉर्मूला कैसे निकालने हैं, फॉर्मूला के बारे में ठीक से समझना है। फॉर्मूलों के बारे में समझने के बाद में आप बहुत आसानी से इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर पाओगे। और इसमें जो ये 3 नंबर का टॉपिक है प्रतिलोमवर्तीय फलन, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं कटने वाला, आप अगर इसको ठीक से पढ़ते हो तो। प्रतिलोमवर्तीय फलन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिलोमवर्तीय फलन जो है इसे हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहते हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है वो एक्चुअलिटी में हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही व्युत्क्रम है। यहाँ इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर इनवर्स लगा देते हैं और ये वेरिएबल रहता है हमारे पास। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इस प्रकार से निकलता है कि जैसे हमारे पास साइन थीटा था, साइन थीटा के बराबर अगर हम यहाँ एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ आप देख रहे होते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई डिग्री जो होती है, कोई डिग्री जो वैल्यू होती है, वो चाहे हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है वो रेडियन में हो चाहे डिग्री में हो, तो उसके बारे में हम बात करें। जैसे यहाँ साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का तो हम मान जानते हैं कि भाई साइन 30 का मान 1/2 है। किंतु क्या हम इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1/2 जो वैल्यू है वो साइन में कितने डिग्री के है, या फिर कोस के लिए कितने डिग्री का, या फिर टेन के लिए कितने डिग्री का है उसके, तो उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का यूज करते हैं। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से हम इसको इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं कि यहाँ से हम थीटा का वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, साइन को उधर ले जा करके, तो ये साइन इनवर्स एक्स थीटा के बराबर हो जाता है। अर्थात हमारे पास जो ये आपको दिख रहे हैं, ये फंक्शन जो आपको दिख रहे हैं, ये इनवर्स फंक्शन जो है एक्चुअलिटी में ये कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रतिलोमवर्तीय फलनों का मतलब हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के माध्यम से जो कोण बन रहे हैं उन कोणों का हम अध्ययन करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान ये रखना है, जैसे साइन इनवर्स एक्स फंक्शन जो है ये साइन एक्स का वर्तीय फलन है, प्रतिलोम वर्तीय फलन है इनवर्स का। तो अब यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि साइन एक्स के ऊपर पावर यहाँ पर जो लग रही है ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये प्रतिलोम वर्तीय फलन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। यहाँ पर पावर -1 लगने का मतलब हो गया कि ये जो पावर है तो 1/sin x हो जाएगा। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका इनवर्स यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो इन दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए आपको, और न ही आप एक्स इनवर्स यहाँ लगाना, इनवर्स आपको यहाँ लगाना है, आपका इनवर्स वाले फंक्शन ये है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है इसमें, तो जो थोड़ा बेसिक देख रहे हैं उनमें आप उन चीजों को ध्यान रखें। फिर थोड़ा सा आगे चले इसमें प्रतिलोमवर्तीय फलन में। तो प्रतिलोमवर्तीय फलन में क्या होता है कि हमारे पास व्यापक फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ती है, व्यापक फॉर्मूले की भी आपको जरूरत पड़ती है। व्यापक मान, तो व्यापक मान कौन से व्यापक मान, जो ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने व्यापक मान अध्ययन किया था, साइन एक्स बराबर साइन वाई होता है, तो एक्स बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई जो होता है,
वो वाले जो व्यापक मान है उन्हीं व्यापक मानों से हम यहाँ पर आपके प्रतिलोमवर्तीय फलन है उनके भी हम व्यापक मान देखेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि प्रतिलोमवर्तीय फलन का अस्तित्व तभी होता है जब कोई भी जो फलन होता है वो एक ही और आच्छादक हो। ठीक है, एक ही आच्छादक क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, या फिर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है उसके अंदर आप देख सकते हैं एक ही आच्छादक फंक्शन क्या होता है। आप मेरे चैनल पर जाकर के और बेसिक क्लास है फलनों की, उसमें आप देख सकते हैं एक ही आच्छादक के बारे में काफी डिटेल से मैं बता रखा हूं उसमें। अब एक ही आच्छादक फंक्शन एक्चुअलिटी में जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं वो अपने प्रांत और अपने परिसर के अंदर एक ही और आच्छादक फंक्शन नहीं होते हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे कि इनकी सीमाओं को इनको किसी लिमिट्स के अंदर, जिस लिमिट्स के अंदर ये एक ही और आच्छादक होते हैं उन लिमिट्स के अंदर हम इनवर्स फंक्शनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलो जो भी इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा। हम व्यापक फॉर्मूले की बात करें तो व्यापक फॉर्मूले में आपको पता है कि व्यापक फॉर्मूले में हमारे पास, जैसे हम देख रहे थे कि हमारे पास कोई फॉर्मूला था जैसे साइन थीटा बराबर या फिर साइन एल्फा बराबर साइन बीटा था। ठीक है, तो यहाँ पर एल्फा का जब हम मान ज्ञात कर रहे थे तो हमारे पास हमने लिखा एन पाई प्लस माइनस माइनस एक की पावर एन इंटू वाई। इसी प्रकार से कोस एल्फा बराबर कोस बीटा था तो एल्फा बराबर 2n पाई प्लस माइनस का वाई। इसी प्रकार से टेन एल्फा बराबर टेन बीटा था हमारे पास तो एल्फा बराबर n पाई प्लस बीटा हो गया, यहाँ पर बीटा हो गया। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक के व्यापक फॉर्मूले थे इन व्यापक फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग ही आपको ये फॉर्मूले याद रखने साइन वाले। जैसे बात करें साइन के फॉर्मूले के, तो जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस एक की पावर एन इंटू साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना, कोस इनवर्स एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स एक्स। और फिर टेन इनवर्स एक्स का भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, टेन इनवर्स एक्स बराबर एन पाई प्लस टेन इनवर्स। तो जो ये मुख्य मान, ये परिसर जो आ रहे हैं, ये हमने ग्राफ देखा था, इसका ग्राफ, इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जो साइन का आपने ग्राफ देखा होगा, साइन का जो ग्राफ होता है 0 पर मान 0 होता है, 90 डिग्री पर मान इसका मैक्सिमम 1 होता है और माइनस के 90 डिग्री पर इसका माइनस का 1 होता है। तो जो मिनिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो कहां से कहां तक जा रही है, वो जो एंगल है वही एंगल इसके मुख्य मान, सॉरी परिसर या मुख्य मान कहलाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर साइन के लिए माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 तक की वैल्यू चली जाएगी, अर्थात खुद ये मान भी आएगा और ये मान भी आएगा। कोस की बात करें तो कोस के अंदर आप ग्राफ का अध्ययन करते हैं तो कोस के अंदर ग्राफ आपका इस प्रकार से चलता है, यहाँ पर मैक्सिमम होता है 0 पर वैल्यू इसकी मैक्सिमम होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो इसकी पाई पर होती है। ठीक है, तो ये जो माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है यहाँ पर, तो 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है 1 और पाई पर होती है इसकी माइनस का 1। तो यहां पर आप देखोगे 0 से लेकर के पाई तक इसका मुख्य मान होता है। टेन इनवर्स की बात करें तो टेन इनवर्स जो होता है वो टेन इनवर्स आपका अनंत तक जाता है, इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है। तो टेन इनवर्स जो अनंत तक जाता है तो उसमें आप देखते हैं कि इसमें माइनस का अनंत भी आता है, प्लस का अनंत भी आता है। आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य मान या परिसर के अंदर जो है इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स एक्स में पाई बटे 2 पर इसका इन्फिनिटी वैल्यू आता है, माइनस के पाई बटे 2 पर माइनस का इन्फिनिटी, तो आपको माइनस इन्फिनिटी नहीं लेना, इस वजह से माइनस पाई बटे 2 और पाई बटे 2 के बीच की वैल्यू को ही हम रखते हैं इसके अंदर। कोट इनवर्स एक्स की बात करें तो जो कोट इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है वो 0 से पाई होता है। वो क्या होता है, 0 से पाई के मध्य होता है। ठीक है, 0 से पाई के अंदर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रहती है। सेक इनवर्स की बात करें तो सेक इनवर्स में जो वैल्यू होती है 0 से पाई के अंदर इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू होती है, लेकिन सेक इनवर्स में आपको पता है कि सेक 90 डिग्री पर जो है इन्फिनिटी देता है, इस वजह से माइनस के पाई बटे 2 को इस वाले अंतराल में से हम इसको हटा देते हैं। कोसेक इनवर्स की बात करें तो कोसेक इनवर्स माइनस 90 से 90 के बीच में होता है।
कोसेक इनवर्स में भी 0 डिग्री पर ये भी इन्फिनिटी वैल्यू देता है, इस वजह से इसमें से भी 0 को हम हटा देते हैं। तो इस प्रकार से इनके मुख्य मानों को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इसके बारे में ये थोड़ा सा बेसिक था। ये जो जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। इन फॉर्मूलों के याद रखने के बाद में मैं आपको जो वर्तीय फलन है उन वर्तीय फलनों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों को हम निकाल करके उनका अध्ययन करेंगे। वो फॉर्मूले आपके समझ में आ गए, इसका मतलब चैप्टर खत्म। चैप्टर में आपको कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी, बस एक कैलकुलेशन जैसे एल्जेब्रिक कैलकुलेशन होता है उसी टाइप का कैलकुलेशन बचेगा, फिर कोई औपचारिकता बाकी रह जाती है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है सबसे, वो महत्वपूर्ण क्या है, फॉर्मूले है, उन फॉर्मूलों का आपको ध्यान में रखना है और उन फॉर्मूलों का कैसे यूज करना है उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो चीजें आपने समझ ली तो प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो आप इन फॉर्मूलों को याद रखने के बाद में आपको काफी अच्छी प्रश्नावली लगेगी, काफी इजी प्रश्नावली लगने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं।